हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जहाँ जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ये न्यू क्रैश कोर्स है, इसमें हमने टिल नाउ कहाँ तक कवर अप कर लिया है। टिल नाउ हमने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो टी ग्रुप ट्रेनिंग है, और अपना इनकाउंटर ट्रेनिंग है, और इसके बारे में हमने देखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में हमने पढ़ा था। जो भी अपना सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में क्या पढ़ा था, जो भी पुराने वैल्यूज़ को क्या करना, अनफ्रीज करना, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू आइडियाज़ एंड फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडियाज़, रीफ्रीजिंग। तो ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में हमने डीप में पढ़ लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले मैनेजमेंट का, HRM का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एटीट्यूड, परसेप्शन एंड पर्सनालिटीज़ वगैरह के लिए जो भी कंटेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो देखते हैं। सी एटीट्यूड की जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग कोई प्रोस्पेक्टिव में बोलते हैं कि दिस पर्सन हैज़, मतलब इस पर्सन के पास एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है, हिज बिहेवियर इज़ वेरी वियर्ड। ओके, तो एटीट्यूड का मतलब यही होता है कि द वे पर्सन बिहेव्स और उसके इमोशन कैसे हैं किसी भी चीज़ के प्रति, दैट इज़ नथिंग बट दी एटीट्यूड। तो यही बोल रहा है, पर्सन's disposition or feeling about a person or object that is usually expressed in person's behavior। इसके बिहेवियर में किसी चीज़ के प्रति कैसा उसका बिहेवियर है, दैट इज नथिंग बट द एटीट्यूड। तो इसके कंपोनेंट क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड थर्ड इज व्हाट, बिहेवियर कंपोनेंट। नाउ बताती हूँ मैं। देखिए, कॉग्निटिव का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू व्हाट, इंटेलेक्ट, मतलब कि माइंड से रिलेटेड। अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब क्या, रिलेटेड टू जो भी अपना इमोशन होता है उससे। नाउ थर्ड इज बिहेवियर। तो देखो, कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या होता है, नॉलेज, बिलीफ और ओपिनियन अ पर्सन हैज़ टुवर्ड समथिंग। मतलब क्या, एक नॉलेज, एक बिलीफ सिस्टम जो किसी चीज़ के प्रति बैठ जाती है तो वो क्या होता है कि वो एटीट्यूड बन जाता है हमारा उसके प्रति। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्मोकिंग की बात कर रही हूँ कि स्मोकिंग, हम सबको पता है कि हमने माइंड के हिसाब से हम सब ने पढ़ा है कि स्मोकिंग क्या है, हेल्थ हेजार्ड है, और इससे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं। दैट्स वाई कॉग्निटिव कंपोनेंट में ये हमें पता चल गया कि स्मोकिंग क्या है, इंजूरियस है फॉर अस। नाउ सेकंड, अफेक्टिव कंपोनेंट को इमोशंस से कैसे हम लोग जोड़ेंगे, इमोशंस से हम उसको ऐसे जोड़ दिए कि ये किसी भी पर्सन के हेल्थ को क्या करता है, पुअरली अफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से वन शुड नॉट कंज्यूम सच थिंग्स। ठीक है, स्मोकिंग वगैरह का नहीं करना चाहिए। और थर्ड थिंग वही चीज़ हमारे बिहेवियर में इम्प्लीमेंट हो गई। नॉट ओनली स्मोकिंग, मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ तो पहले वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठती है कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है। ये फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ चैनल है, वो भी सेलेक्टिव होते हैं कि ये न्यूज़ चैनल मुझे देखना है, ये देखना है, तो वो हमारे माइंड में पहले वो चीज़ें बैठती है, फिर उसके बाद हम वो न्यूज़ चैनल के प्रति क्या होता है कि नहीं नहीं हमें यही पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल देखना है ना। तो अफेक्शन उससे क्रिएट होता है। एंड थर्ड इज वही हमारे बिहेवियर में होता है। तो व्हेनेवर जब हम जाते हैं टीवी देखने तो हमारे रिमोट वही चैनल पे जाता है। ओके, तो एटीट्यूड मतलब ये ना। अगर बट यहाँ पे एटीट्यूड की बात किसके कॉन्टेक्स्ट में होगी, यहाँ पे एटीट्यूड बात होगी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैनेजर है, वो कौन से जॉब रिलेटेड एटीट्यूड को क्या करेगा, इंपॉर्टेंस देगा। उसका एटीट्यूड घर पे क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्मोकिंग की बात की, तो जॉब पे नहीं करना है, जॉब के बाहर पे करना है। ओके, तो ऐसा कुछ। सो तो ये हुआ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एंड एम्प्लॉय। एटीट्यूड को सुधारने से क्या होगा, एटीट्यूड को सुधारने से ये होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है किसी भी एम्प्लॉय का टुवर्ड हिज जॉब, जॉब इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, फिर कमिटमेंट से क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है और वो क्या होता है, उसके इंगेजमेंट से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को इनहांस करने के लिए ये मदद मिलती है। बस यही हो गया एटीट्यूड में। तो यही इसमें तीन ये कंपोनेंट अपने को याद रखने, बाकी नथिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, परसेप्शन। सी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, तो परसेप्शन का मतलब होता है कि द वे, कौन से प्रोस्पेक्टिव से हम लोग दुनिया को देख रहे हैं। ओके, सो इंडिविजुअल इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। अपने सेंसेस का यूज़ करके कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज़ को कैसे देख रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखे रहेंगे जहाँ पे वो हमें पूछता है कि इसके दो डायमेंशन है, इस पर्टिकुलर इमेज के विच वन यू आर लुकिंग फर्स्ट, मतलब कौन सा आप वॉचिंग फर्स्ट, मतलब कि कौन सा आपको पहले दिख रहा है। तो जो भी हमें पहले दिख रहा है तो दैट वुड बी आवर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये होता है परसेप्शन।
नाउ इन अदर वर्ड्स पीपल माइट सी द सेम थिंग बट इंटरप्रिटेट इट डिफरेंटली, मतलब एक ही चीज देख रहे हैं बट उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा, वो अपने नजरिए से क्या करे दुनिया को देख रहे। दैट इज नथिंग बट द परसेप्शन। परसेप्शन इज अफेक्टेड बाय द वेरियस डायमेंशन, जो भी साइज होता है, फिर किसी का मास, किसी की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि कोई दिव्यांग है तो एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि नहीं वो नॉर्मली हर एक का तो नहीं बट ऐसा बन गया है कि वो नहीं कर सकते, बट वो उनके पास और भी ज़्यादा एबिलिटीज़ होती है। देखा जाए तो परसेप्शन यही होता है, द इंटरप्रिटेशन हाउ वी इंटरप्रिटेट बाय आवर सेंसरी इमोशन। ओके, नाउ दी there are many reasons to why this happened, but in general perception differ due to the observer's individual personality and context, the target being observed and situation in which the perception take place। तो ये बोल रहा है कि कौन से सिचुएशन में परसेप्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो वेरियस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होता है कि चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल परसेप्शन की बात करो, फॉर एग्जांपल कि कोई इंटरव्यू में जा रहा है और वहाँ पे हमने देखा है कई बार कि बहुत सारी चीज़ों पे क्या करता है, ड्रेसिंग अपीयरेंस अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज विलेज जो भी है वो हमें दिखाना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेसिंग सेंस एंड फिर आई कॉन्टैक्ट, वेरियस थिंग्स क्या होते हैं जो मैटर करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और कोई भी चीज़ों में। ठीक है, तो ये होता है। तो देखो परसेप्शन के भी वेरियस स्टेप होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं विच यहाँ पे पहला तो होता है रिसीविंग का फेस। ओके, देन सेकंड क्या होता है सेलेक्टिंग, देन थर्ड ऑर्गेनाइजिंग एंड फिर लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। नाउ रिसीविंग परसेप्शन हम लोग रिसीव करेंगे, कोई भी बातें, कोई भी थॉट, इमोशन, ये बिलीफ सिस्टम को हम लोग रिसीव करेंगे, फिर उसमें से जो भी अपने को अच्छा लगेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उसकी सारी बातें हम लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, जो इरेलीवेंट रहता है इधर उधर का बात तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। ओके, इवन पढ़ाई को भी कई बार इग्नोर करते। सो सेकंड इज सेलेक्टिंग, जो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अभी मैंने बताया ना स्टेरियोटाइपिंग, की इंफॉर्मेशन जो भी हुआ है मिला है उसको क्या करना, अपने इफेक्ट के हिसाब से क्या करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना। नाउ लास्ट वन इंटरप्रिटेशन, हम उसके अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेट करेंगे। तो ये समझा। अभी स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया ना, रिसीविंग तो रिसीव करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि जो अच्छा लगेगा वो सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जिन्हें नहीं अच्छा लगे वो क्या करेंगे, स्किप करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे अपने हिसाब से। तो ये हो गया। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में भी होता है। तो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द व्हाट परसेप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज इमोशनल मैनेजमेंट। नाउ इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, IQ EQ का कॉन्सेप्ट हम सब ने पढ़ा है HRM में ना। तो ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में इमोशन का एक बैलेंस्ड व्यू रहना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही डायनामिक हो गया है, वहाँ पे वर्क प्रेशर है, वहाँ पे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर है। तो उन सब के बीच में बैलेंस बना के रखना किसी मैनेजर को सबॉर्डिनेट से, क्योंकि वेरियस डायमेंशन में वो क्या करता है, डील करता है। तो इमोशनल मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ द इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the having the ability to recognize and understand emotion and their impact on the behavior and attitude. Those who have high degree of emotional intelligence are in tune with both their own emotion and the emotion of the other people with whom they are come in contact. मैंने बोला ना, एक मैनेजर को खुद के लाइफ के इमोशन से डील, न केवल खुद के लाइफ के इमोशन से डील करना पड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सबॉर्डिनेट उसके अंदर है उनके साथ भी उन्हें वैसा ही डील करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर बेटर है, वेरियस बैलेंस्ड पर्सन है, न्यूट्रल पर्सन है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर बिहेव करेगा। तो उसके लिए उसे क्या रहना चाहिए, सोशल लेवल रहना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का स्किल रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके पास रहनी चाहिए एक मैनेजर के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग HRM के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। Now the managers who possess emotional intelligence approach supervisory responsibility from a different perspective than authoritarian manager. Now they understand the importance of the communicating effectively with staff member and of treating each employee with the respect। यही बात कर रहा है कि देखो पहले क्या होता था ना, बहुत ही पावर इन्फ्लुएंस वगैरह होता था, बट आजकल के वर्ल्ड में मैंने पहले ही कहा कि कॉम्पिटिटिव इन द नेचर है। तो हर एक मैनेजर को क्या करना है
सबॉर्डिनेट के लेवल पे जाके काम करना है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में भी हमने देखा था कि मिलजुल कर अभी काम कर रहा है, देन ओनली क्या होगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, और वो क्या लॉन्ग टर्म गोल के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो यही बोल रहा है कि अपने क्या करना, अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके। नाउ द वेरियस मीन्स इमोशनल मैनेजमेंट के कौन कौन से, सोशल स्किल रहना चाहिए एक मैनेजर के पास, सेल्फ रेगुलेशन रहना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए, एम्पैथी रहना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए। मतलब सोशल स्किल रहना चाहिए, मतलब क्या कि कोई भी मैनेजर होता है ना, वो लीडर होता है अपने आप में, और लीडर के पास वेरियस क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अपडेटेड रहना चाहिए, ना कि एक बार वो हाँ भाई मैनेजर बन गया तो चलो अभी कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं करना, आउटकम नहीं करना है। तो ये हुआ। फिर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब कि खुद के इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए, मतलब उसका सेल्फ का बिहेवियर कैसा है, उसके अचीवमेंट, उसकी ऑप्टिमिज्म कैपेसिटी क्या है, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, उसकी ऑनेस्टी कैसी है। तो ये सब सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर एम्पैथी और एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब चीज़ें किसके साथ रखनी है, जो भी सबऑर्डिनेट उसके साथ आ रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेज, मोटिवेशन रहना चाहिए, मोटिवेशन खुद को भी मोटिवेट करते रहना है, और फिर जो अपने सबऑर्डिनेट है उनको भी मोटिवेट करते रहना है टुवर्ड देयर गोल। ओके, नाउ रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए, फिर क्या कहते हैं अपना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रहना चाहिए, क्योंकि कई बार झगड़े होते हैं। फिर बॉन्ड बिल्डिंग की कैपेसिटी उसके पास रहनी चाहिए, सो दैट कि एम्प्लॉई के साथ उसका क्या हो, एक अच्छा रिलेशनशिप इनहांस हो। फिर टीम वर्क में काम करना चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक विच मैनेजर्स शुड हैव टू फॉलो इफ़ ही वांट टू अचीव हिज गोल वेरी इफेक्टिवली। तो ये हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। सो नेक्स्ट लेसन में हम लोग पर्सनालिटी की बात करेंगे, जो भी बिग 5 मॉडल ऑफ द पर्सनालिटीज़ हैं। फिर MBIT के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रुप डायनामिक के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रूस टकमैन के द्वारा दिया गया था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, वो जो भी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन आई होप आपको पूरा ये समझ में आ रहेगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।